What did we see? So this will be uploaded. Already I have uploaded F1 videos. आपका भी अपलोड हो जाएगा, तो आराम से देखकर आप उसको बना सकते हैं, बिकॉज ऑनलाइन का तो ये एडवांटेज है कि नहीं? चलिए, सो इसीलिए एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो दैट इज वाई रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक इस बार 3 क्वेश्चन आया है इसी चैप्टर में से, शायद, जितना मेरे को ध्यान है। चलिए, तो इसलिए आप याद रखेंगे। नाउ इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी हमने क्या देखा, दैट इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन हमारा मुंह पहले ऐसे था, क्यों नहीं? तो भगवान ने क्या किया, उसको चपटा कर दिया। तो आपका देखो, हमारा जो जॉ है इट इज इन लाइन विद द फेस, देख रहे हो कि नहीं? आपका फेस और जबड़ा एक ही लाइन में होता है। सपोज आप एक स्केल लें, टेक ए स्केल एंड पुट इट, तो ये जबड़ा है, जॉ, एंड दिस इज द फेस। तो बोथ ऑफ देम आर इन द सेम लाइन। जैसे सपोज ये मेरा स्केल है, तो इसको अगर मैं ऐसे रखूं, तो देख रहे हो, तो बोथ ऑफ देम आर इन द सेम लाइन, so that is called orthognatous face। but आप जो मंकी का जॉ का डायग्राम दिखाया था, तो उसमें कौन सा पहले आता था, जॉ ना फेस? जॉ। इसलिए उस तरह के फेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्नेथस। समझ में आया? माइक किसके पास है? हाँ, तो सुनाई और थोड़ा ऊपर लगा ना, सुनाई नहीं देता है। तो इसीलिए दैट इज कॉल्ड प्रोग्नेथस फेस। तो इसलिए जब हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे, तो व्हाट इज द कन्वर्जन फ्रॉम मंकी टू मैन? Prognathus to orthognatous। यस, तो प्रोग्नेथस टू ऑर्थोग्नेथस। तो इससे प्लस पर सी व्हाट व्हाई इट हैज हैपेंड हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, बिकॉज ये जो आप देख रहे हो ये प्योर जेसीआरटी लेक्चर है, प्योर। माने कितना पेजेस से आप देख रहे होगे तो परेशान हो जाओगे, ठीक है ना? देख रहे हो, ये साइड में देखो, अगर आपको दिख रहा है साइड में, तो नंबर ऑफ पेजेस यहाँ होता है, देख रहे हो कि नहीं? तो ये देखो साइड में, सो मेनी कंटेंट इज देयर। एंड आई आप तो, मैं तो आपको प्रिंट आउट भी दे ही देता हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हो, है कि नहीं? चलो, ये अनन्या आई कि नहीं? Yes sir। कहाँ है? ओके, हाँ, तो हाँ, तो दिख नहीं रही ना, तो अनन्या भूमि को आप सामने बिठाया करो ना, जैसे क्लास में लेने में मजा है। चलो, तो इसीलिए तो अनन्या को तो मैं दे ही देता हूँ, आप तो जानते हो। चलिए, तो अब आ जाइए। तो ये आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो ओरिजिन क्या है? एंडोडर्मल। एंडोडर्मल। सो अब ये जो पार्ट है हमारा, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जैसे हमने डिस्कस किया। तो यहाँ क्या क्या है बताओ? नॉस्ट्रिल्स। नोज, नहीं, क्या लिखा है पढ़ो। नोज, nasal नाजल cavity, कैविटी। larynx, larynx। देखो, ये एक इतना बड़ा बुक का डायग्राम है, फिर भी गलत क्या कर दिया बोलो? नेजल कैविटी। एक्चुअली नेजल कैविटी यहाँ होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है? Yes sir। ये जिसको दिखा रहा है वो ऑल्फैक्टरी कैविटी है। सुनिए, नाक का 2 काम है, एक है सांस लाना ले जाना, एंड दूसरा है स्मेल करना। तो नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन नेजल एंड ऑल्फैक्शन। Yes sir। तो इसलिए नेजल कैविटी का काम क्या है कि जो एयर आ रहा है उसको प्रोसेस करना। बट ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या है? वो सेंस ऑर्गन में है। इसलिए नोज हम 2 जगह पढ़ते हैं, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंड एक सेंस ऑर्गन, नर्वस सिस्टम में। अंडरस्टूड? Yes sir। चलिए, तो इसीलिए ये जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसका इन्फेक्शन क्या है? वायरल। सो जनरली हम लोग का जैसे कॉमन कोल्ड हो जाता है, तो हम एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं, कुछ नहीं होगा। एंटीबायोटिक्स वायरस को नहीं मारता है, एक्चुअली वो उनको होस्ट को मारता है। सो इट इज एन इनडायरेक्ट अप्रोच टू किल द वायरस। समझा? तो इसलिए जनरली एंटीबायोटिक जो है वो नहीं मारता है आपके वायरस को। बट आजकल देखिए, जितने भी खतरनाक डिजीजेस टारगेटेड हैं, ओके, H1N1 स्वाइन फ्लू,
H5N1 bird flu, SARS, MERS-CoV, COVID-19, and all new strains, even common cold is a URT infection. Okay, but इसमें एक exception है, but COVID-19 also affects the lower respiratory tract. ये एक रेयर कंसेप्ट है. जनरली वायरस, एक्चुअली व्हाई पीपल आर सस्पेक्टिंग अबाउट कोविड इज बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वो लोअर टारगेट भी करता है जबकि अदर्स ये टारगेट नहीं करते. ओके, तो जस्ट लाइक दैट. ओके, एक सेकेंड. चलिए, सो ये जो हम लोग डिस्कस देख रहे हैं, तो ये आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है एंड दिस इज द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. देख रहे हो, तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारा क्या है, बेसिकली योर ट्रैकिया, क्योंकि ट्रैकिया को हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, वो अपर एंड लोअर को कनेक्ट करता है. एंड दिस इज द लंग्स. ठीक है जी. सो इसलिए लंग्स के अंदर आपका ट्रैकिया के ब्रांचेस होंगे. So the branches of trachea are also called क्या, bronchial tree. ठीक है, तो bronchial tree, trachea and जो lung epithelium है, तो ये सब को हम lower respiratory tract कहते हैं. वो कहाँ होता है, it is inside the thoracic cavity. Thoracic cavity. And ये जो thoracic cavity है, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसमें एक्चुअली आपका जो rib cage है and मैंने जो lungs है and heart, it is very carefully kept inside the क्या, thoracic cavity. ठीक है जी. तो इस thoracic cavity में उसको carefully रखा गया है and उसको सपोर्ट देने के लिए मसल्स हैं. तो आपका जो डायफ्राम है नीचे एंड रिब्स के बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, तो ये दोनों मदद करते हैं ब्रीदिंग में. तो ये कैसे करते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे आगे. ठीक है. सो नाउ इज द डायग्राम क्लियर. तो ये जो ब्रोंकियल ट्री जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, अल्टीमेटली आपको ऐसे एल्वियोलाई मिलेंगे. तो एल्वियोलाई जो है वहां गैस एक्सचेंज होता है. ठीक है, चलिए. तो अब यहाँ आप देख रहे हो that our respiratory system is divided into two parts on the basis of physiology also. एक है कंडक्शन जोन, या इसको हम लोग एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोलते हैं. डेड स्पेस का मतलब क्या है, यहाँ जो ऑक्सीजन है ये हमें मदद नहीं करता, माने इट इज नॉट अवेलेबल फॉर गैस एक्सचेंज. ओके, इन दिस पार्ट देयर इज नो गैस एक्सचेंज. ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट. चलिए, तो जस्ट एक सेकेंड, मैं एक कॉल करके आपको कॉल. Oxygen is not used for gas exchange. हाँ, तो इसलिए एनाटॉमिकल डेड स्पेस का मतलब है कि वो जो आपका स्पेस है, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो माने एयर है वो गैस एक्सचेंज नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो मल्टी लेयर्ड है. तो मल्टी लेयर्ड का मतलब क्या है, बताओ. गैस जाना नहीं करेगा. यस, तो गैस जो है वो मेनी लेयर हो जाएगा, बैरियर मेनी लेयर हो जाएगा, तो डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा. तो दैट इज व्हाई ये जो लेयर है, दिस एरिया, दिस वॉल्यूम इज एक्चुअली कॉल्ड क्या, कंडक्शन जोन. ओके, या इसको हम लोग एनाटॉमिकल डेड स्पेस भी बोलते हैं. ठीक है जी. नाउ इट लीड्स फ्रॉम द ट्रैकिया टू द टर्मिनल ब्रोंकाई. ओके, तो 16 जनरेशन ऑफ ब्रांचिंग है, मतलब ट्रैकिया से लेकर, ट्रैकिया ब्रांच करेगा प्राइमरी, फिर ब्रांच करेगा सेकेंडरी, फिर ब्रांच करेगा टर्शियरी एंड सो ऑन. तो इसीलिए इट्स वॉल्यूम जो है, तो वो जो 16th ब्रांचिंग तक जो ब्रांच है उसको हम लोग टर्मिनल ब्रोंकाई कहते हैं. तो ट्रैकिया से लेकर टर्मिनल ब्रोंकाई तक आपका वॉल्यूम कितना है, 150 ml, एंड ये कांस्टेंट है, मतलब ये बढ़ने वाला नहीं है. अंडरस्टूड? बिकॉज ये तो मल्टीलेयर टिश्यू है ना, यहाँ गैस एक्सचेंज नहीं होगा, ये सिर्फ रास्ता है. तो इसलिए उसको हम लोग एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोलते हैं. बट जो गैस एक्सचेंज जोन है, जो रेस्पिरेटरी जोन है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 17th जनरेशन ऑफ ब्रांचिंग. तो 17th जनरेशन से ये शुरू हो रहा है.
जब ये 17 जनरेशन से शुरू हो रहा है तो इसका वॉल्यूम जो है ये वेरी करता है फ्रॉम 350 ml टू रेस्ट एट रेस्ट। मैंने जैसे अभी अभी अब हम लोग बैठ के ब्रीदिंग कर रहे हैं तो अराउंड 350 ml हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं। बट अगर एक्टिविटी करोगे तो ये अराउंड 5 लीटर्स तक भी जाएगा। इसका मतलब दिस वॉल्यूम कैन इंक्रीज और डिक्रीज, बट जो एडीएस है वो फिक्स्ड है। अंडरस्टूड? तो सपोज Yes, हम sir. लोग पढ़ेंगे कि अभी जो हम लोग वॉल्यूम रेस्पिरेशन कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट? अभी जो हमने सांस लिया उसको हम लोग क्या कहते हैं? सो दैट इज Tidal कॉल्ड volume. टाइडल वॉल्यूम। तो अगर ये टाइडल वॉल्यूम पे जा रहा है, तो अगर ये टाइडल वॉल्यूम पे हम लोग रख रहे हैं तो ये क्या होगा? ये अप एंड डाउन होगा। ठीक है, सो टाइडल वॉल्यूम Yes. पे ये अप एंड डाउन होगा। तो जब ये अप एंड डाउन होगा टाइडल वॉल्यूम पे तो क्या होगा? तो आपका 500 ml एक्सचेंज हो रहा है जनरली। तो जब 500 ml एक्सचेंज हो रहा है तो एक्चुअली कितना एक्सचेंज हो रहा है? 350. 350। क्यों? बिकॉज हमें -150 करना है। 158. बट सपोज आप जोर से सांस ले रहे हो एंड यू आर ब्रीदिंग अराउंड 5 लीटर्स, तो अब कितना एक्चुअली एक्सचेंज मिल रहा है वॉल्यूम? 5 liter minus 150 ml. तो 5 लीटर -150। तो जब 5 लीटर -150 होगा तो क्या होगा? तो बताइए। तो दिस इज 4850। और 850. तो इसीलिए, बट अभी बलदेव के क्या, जो हमारा जो पृथ्वीदेव, वो 10 ब्रीदिंग में 5 लीटर कर रहा है एंड तन्मय एक ब्रीदिंग में 5 लीटर कर रहा है। तो इफेक्टिवली किसको ऑक्सीजन मिल रहा है ज्यादा, ना सेम मिल रहा है? बताओ। ध्रुतिदेव 10 ब्रीदिंग में 10 लीटर 5 लीटर एंड जो तन्मय देव एक ब्रीदिंग में 5 लीटर। तो हु इज गेटिंग मोर ऑक्सीजन फॉर एक्सचेंज, या बोथ आर गेटिंग सेम? बोलो। तन्मय का कितना एडीएस जा रहा है? So 4850. नहीं, एडीएस So 150. 150। बट ध्रुतिदेव का कितना एडीएस जा रहा है? 150 into 10. साले, तो इतना देर क्यों लग रहा है तुमको आंसर करने में? तो दैट इज 5 लीटर -1500, तो अराउंड 3500 ml। इसका मतलब अगर आप 10 ब्रीदिंग में 500 ml बनाते हो एंड एक बंदा एक ब्रीदिंग में 500 ml बनाता है, तो क्या डिफरेंस है बताइए? ADS का. बोलो। तो जो एक बार करता है उसमें ADS 150 और जो 10 बार करता है 1500. माने अवेलेबल एयर किस में ज्यादा है? एक बार में। तो एक बार. इसीलिए जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, जब भी स्ट्रेस हो, सपोज आप गिरा गए सीढ़ी से, एक्सीडेंट हो गया, तो रोना बाद में, पहले स्टार्ट ब्रीदिंग डीप। तो जितना स्लो एंड डीप ब्रीदिंग करोगे उतना मोर ऑक्सीजन मिलेगा ब्रेन को काम करने के लिए, तो वो कोई डिसीजन ले सकता है। अंडरस्टैंड? इसलिए डीप ब्रीथ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जो बाबा जी हैं हमारे रामदेव बाबा जी, वो क्या बोलते हैं? कपाल भाती, अनुलोम विलोम जो है ये सब करो। इसका मतलब क्या है? ही इज आस्किंग यू टू क्लीन योर लंग्स। तो जितना फ्रेश एयर होगा उतना ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, उतना ब्रेन काम कर पाएगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. चलिए, तो इसलिए जो कंडक्शन जोन इज कांस्टेंट एंड जो गैस एक्सचेंज जोन इज वेरिएबल। कोई शक? चलिए, तो ये आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। तो अब द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग इन एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, क्लीनिंग इट, moistening it, removing germs and bringing it to body temperature. ठीक है जी? Now it is from external nostrils to the larynx. ठीक है? Now तो external nostrils, nasal vestibule, nasal chamber, ये उसका पाथ है। तो nostril से कहाँ जाएगा? nasal vestibule,
नेजल वेस्टिब्यूल माने जहां हम लोग उंगली मारते हैं साफ करने के लिए ऐसे, ओके, उसके पूरा अंदर घुसा दोगे ऐसे करके तो वो नेजल चैम्बर, ओके। तो दिस इज नेजल वेस्टिब्यूल, ये नेजल चैम्बर है, ये आपका ऑल्फैक्टरी चैम्बर है, ठीक है। ये नासोफेरिंग्स है, ये माउथ के सामने ओरोफेरिंग्स है, ये गले के सामने लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। तो दिस इज द पाथवे। तो ये जो ऑल्फैक्टरी चैम्बर है, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। तो अब अगर हम लोग देखें कि सपोज ये हमारा सरफेस एरिया है, तो ऑलरेडी भगवान ने हमारा नाक छोटा कर दिया, तो ऑलरेडी वी हैव वेरी लेस सरफेस एरिया। फिर काम कैसे हो, इसलिए हम लोग, क्योंकि गैस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, उसे 3 हड्डियों का सपोर्ट दिया। यहाँ एक हड्डी है, यहाँ एक हड्डी है, एंड यहाँ एक हड्डी है। तो ऊपर वाले हड्डी का नाम है सुपीरियर नेजल कॉन्का, बीच वाले का मीडियल नेजल कॉन्का, ये दोनों स्कल बोन्स हैं, एंड ये नीचे वाला है इंफीरियर नेजल कॉन्का। कोई डाउट्स? नो सर। चलिए, सो दीज आर द 3 कंसेप्ट्स। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। क्लियर? यस सर। चलिए, सो इन्फेक्शंस आर जनरली कॉज्ड बाय वायरसेस, सो टेकिंग एंटीबायोटिक इज बेसिकली टू किल द होस्ट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ मेन फंक्शन ऑफ द यूआरटी क्या है? क्लीनिंग, वार्मिंग, मॉइस्चराइजिंग the dry polluted air, okay. It is also helps to maintain the air at body temperature, because जो हम लोग सांस ले रहे हैं उस टेम्परेचर में उसको मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा बोलो? इफ यू डोंट मेंटेन, व्हाट विल हैपन? बताइए क्या होगा? अगर हम उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा? बोलो, स्ट्रेस होगा, इट विल कॉज स्ट्रेस, इट विल कॉज प्रॉब्लम्स, अंडरस्टूड। तो इसीलिए आपका जो भी चीज बॉडी में जाना चाहिए, जैसे आप देखोगे हमारा जो पहले जमाने में क्या होता था, हमें ठंड में सर्दी लग जाता था, है कि नहीं? पहले जमाने में हमें ठंड में सर्दी लगता था, है ना? क्यों? जैसे सपोज आप आज ऐसे पतला ड्रेस पहन के आ गए थे, तो द एयर विच यू आर ब्रीदिंग इन इज कोल्ड, एंड व्हेन इट इज कमिंग इन कांटेक्ट, तो वो आपका क्या है, वो उसको कफन कर देता है, कफ भर देता है, ओके। तो व्हाट इज कफ एक्चुअली? इट प्रोटेक्ट्स द लंग लाइनिंग, वो एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है। पर आजकल गर्मी में भी सर्दी लग जाता है, कैसे बोलो? क्योंकि जो एयर हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं वो भी 50 डिग्री के आसपास है, 48-50 डिग्री, तो वो भी जला देगा नहीं लंग्स के मेम्ब्रेन को। तो इसलिए सर्दी लगने का मतलब क्या है? कफ हो जाना। तो इसलिए कफ होने का मेन कारण क्या है? दैट द एयर इज नॉट वार्म, नॉट इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो जो एयर है वो बॉडी टेम्परेचर के इक्विवेलेंट नहीं, ठीक है जी। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। चलिए और बोलिए, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। तो लेट अस गो बैक टू आवर ड्राइंग नाउ। तो अब उसको चलेंगे यहाँ, तो ये आपका वही उसका और डिटेल डायग्राम है और क्या। सो इसका मैंने आपके लिए ड्राइंग बना दिया है। सो दिस इज ए हैंड हेल्ड डायग्राम। तो इधर आप क्या देख रहे हो? सो ये आपका बाहर से अंदर है, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है। उसके बाद ये क्या है? ये नेजल चैम्बर है। उसके बाद नेजल वेस्टिब्यूल, फिर नेजल चैम्बर, फिर ऑल्फैक्टरी चैम्बर, फिर नासोफेरिंग्स, फिर ओरोफेरिंग्स, फिर लैरिंगोफेरिंग्स। तो नासोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स में कॉमन ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। तो ये जो छेद है उसको इंटरनल नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं,
एंड उसको कौन बंद करता है? इव्यूला। तो इव्यूला जो है वो उसको बंद करता है while you are swallowing। ठीक है, तो जब हम लोग उसको स्वालो करते हैं तो यूविला उसको बंद करता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका लैरिंगोफैरिंग्स है, तो यहाँ आपके दो ट्यूब्स दिख रहे हैं, एक है आपका क्या ट्रैकिया एंड एक है आपका डाइजेस्टिव ट्यूब। तो ट्रैकिया जो है उसमें सी शेप्ड रिंग्स होता है एंड डाइजेस्टिव ट्यूब खुला होता है। वाई? बिकॉज ट्रैकिया को हमको हर समय खुला रखना पड़ता है। ओके, अदरवाइज एयर विल नॉट गो इनसाइड। अभी देखो आप लोग आराम से बैठे हो, सांस का कोई टेंशन ही नहीं है, बट सांस आ रहा है जा रहा है कि नहीं? यस सर। क्यों? बिकॉज योर ट्रैकिया इज ओपन। सपोज ट्रैकिया बंद होता तो हमें उसे फोर्सिबली खोलना पड़ता। अंडरस्टूड? So that is why we can easily breathe, because the C-shaped cartilaginous rings have tied the trachea. तो एयर पैसेज आराम से आ रहा है जा रहा है। अंडरस्टूड? तो एयर पैसेज आराम से आ रहा है और जा रहा है। क्लियर? यस सर। चलिए, तो ये समथिंग है, दिस इज द केस नाउ। उसके बाद गलेट है आपका डाइजेस्टिव ओपनिंग, ग्लॉटिस है आपका रेस्पिरेटरी। ठीक है, एंड ये आपका ट्रैकिया है। चलिए, उसके बाद आ जाइए, तो ये जो पॉइंट है डिस्कशन का, सो द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ एयर इन एंड फ्रॉम द बॉडी इज द नोज। ठीक है, द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स आर आल्सो नोन एज द गेट्स। ओके, तो एंट्री एज वेल एज एग्जिट, तो उसको हम लोग गेट्स बोलेंगे। सो द nasal chamber has numerous hairs and mucus glands. So these help to block the air and make a mesh lined with mucus. ठीक है, so the mucus helps to immobilize the dust and pathogens in the air. तो वो उसको immobilize करता है। तो contaminated and polluted mucus is thrown out. तो जो गंदा है उसको बाहर फेंक देते हैं। So the nasal fluid includes water, mucus, IgA एंटीबॉडी होता है जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है, लाइसोजाइम एंड सॉल्ट्स जो पैथोजन को ऑस्मोटिकली किल करता है। ठीक है, नाउ द olfactory chamber is lined by the olfactory epithelium which is also known as Schneiderian membrane. ठीक है जी, तो it is rich in olfactory receptors, supporting cells and Bowman's glands. ठीक है, now even the smell areas in the brain of human is highly compromised, क्योंकि हम वहां भी उतना ज्यादा एरिया दिया नहीं है हमने, तो इसलिए ढंग से सूंघना भी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो मेन रीजन बिहाइंड these changes in evolution was the development of a large cerebrum. It made humans more mentally stronger, so they were not afraid of coming close to enemies. जैसे हाथी है, वो 40 किलोमीटर दूर से सूंघ लेता है क्या हो रहा है। ओके, so animals they depend more on smell, but since हमारा सेरेब्रम ज्यादा बड़ा था, हमने अस्त्र बना लिए, शस्त्र बना लिए, तो आने दो शत्रु को पास, तो हम उसको गोली भी मार देंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए we were not afraid of enemies coming close to us. स्मेल से हमें दूर से पता चल जाता, हम भाग गए होते, है कि नहीं? तो इसलिए आप डियर को देखोगे, डियर क्या है, वो हर समय हवा में सूंघता रहता है। इट ट्राइज टू स्मेल डेंजर। ओके, तो वो डेंजर को सूंघता रहता है। बट इन केस ऑफ योर क्या जो लायन, तो लायन कैसे अटैक करेगा? तो उसका बॉडी ऑर्डर टुवर्ड्स द डियर भेजेगा या अवे फ्रॉम डियर? अवे फ्रॉम डियर। तो समझ रहे हो, इसलिए वो जब डियर मारने जाता है तो वो भी हवा को देखता है कि हवा किस तरफ जा रहा है। तो अगर हवा उसका बॉडी ऑर्डर डियर तक पहुंचा देगा तो डियर भाग जाएगा। तो समझ रहे हो, तो इसलिए लोअर एनिमल्स जो हैं वो मोर डिपेंडेंट ऑन एयर को। बट अब क्या करेंगे बताओ? We can defend ourselves. So now we have brain, cerebrum. हम एनालाइज कर सकते हैं, हम कुछ मर्जी बना सकते हैं, इसीलिए क्या होगा, हम बना लेंगे। अंडरस्टूड? वी विल मेक थिंग्स एंड सो।
चलिए, सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। तो देख रहे हो, तो ये सब चीजें ये स्ट्रिक्टली जेसीईआरटी लेक्चर में ही मिलता है। ओके, ये थोड़ी लिखा होगा आपका फिजियोलॉजी। Now, other sensations also developed in humans, contributing to ignorance of smell. हम देख पाते हैं, हम फील कर पाते हैं, तो बाकी सेंसेस भी डेवलप किया। So note, the nose and nasal cavity perform the following important functions: warm and humidify the inhaled air. ठीक है? Filter out debris from inhaled air and secrete antibacterial substances. Houses olfactory receptors, वहाँ smell receptors होते हैं. Enhance resonance of voice. ओए, ये जो वॉइस का रेजोनेंस है, आवाज प्रोडक्शन है, ये भी नाजल कैविटी मदद करता है। तो आप देखोगे जिसका बड़ा रेजोनेशन होगा, मतलब बड़ा माउथ होगा, उसका वॉइस पैटर्न अलग होगा। जिसका पतला माउथ होगा, मतलब नैरो फेस होगा, उसका रेजोनेशन अलग होगा, है कि नहीं? तो हाउ टू प्रोड्यूस द साउंड, so that is called resonance. चलिए, so अब olfactory chamber leads to where? The pharynx. तो वहां से वो pharynx में आएगा। Pharynx is a common passage for air as well as food. So it is divided into nasopharynx, जो नाक के सामने है, oropharynx in front of buccal cavity, and laryngopharynx in the laryngeal cavity. Understood? Yes, sir. तो अब उसके बाद जो है, तो the nasopharynx and oropharynx are separated by internal nostrils or nares. ठीक है? Now, in case of infants, sometimes food passages, आप देखोगे छोटे बच्चे कभी कभी उल्टी करेंगे ना, तो उनका खाना माउथ से नाक में भी आ जाएगा। Okay, so like that. Generally, this backflow is guarded by a fold of muscle hanging from the palate, known as uvula. ठीक है? तो वो पैलेट से झूलता रहेगा। When a food is swallowed from buccal cavity to oropharynx to laryngopharynx, there is a tendency that this food will enter into the trachea. जब हम खाना खा रहे हैं, ओके? तो जैसे अब सपोज मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। Now, suppose हम ये हमारा क्या है? सपोज ये हमारा अच्छे से फाइन, तो ये हमारा फूड पाइप है, विंड पाइप, ये फूड पाइप, एंड ये आपका टंग है, एपिग्लॉटिस। तो जब हम खाना बना रहे हैं तो नेचुरली फूड कहाँ जा रहा है? इनटू द फूड पाइप। बट अगर आप टेढ़ा मेढ़ा होके खाओगे, सो के खाओगे, बैठ के खाओगे, उल्टा होके खाओगे, झूल झूल के खाओगे, तो क्या होगा? द फूड में ट्राई टू कम इनटू द ट्रैकिया, ग्लॉटिस। बट ग्लॉटिस के अंदर जाने का मतलब वहां से आने का रास्ता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ एक ढक्कन लिड जैसा होता है, वो लिड इसके ऊपर गिर जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। तो जैसे एपिग्लॉटिस बंद हो जाएगा, अपने आप वो खाना को कहाँ धकेल देगा? इनटू द गलेट। समझ में आया? सो दैट इज व्हाट, यही चीज वो बोलने का कोशिश कर रहा है। ओके, तो एपिग्लॉटिस क्लोजेस द ग्लॉटिस। ठीक है जी। द लास्ट पोर्शन ऑफ द pharynx, the laryngopharynx, extends from the hyoid bone to the esophagus, the tube that conveys food to stomach. Okay, anteriorly it opens into larynx, the voice box. तो सामने voice box है, एंड पीछे जैसे ये डायग्राम देख रहे हो, तो ये आपका ग्लॉटिस है, ये आपका क्या है? इसोफेगस। तो इसके सामने क्या होगा? यहाँ आपका लैरिंजियल कार्टिलेज होगा, एंड इसके पीछे क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आर यू एबल टू सी द सी शेप्ड रिंग? ये जो ब्लू वाला है, ये सी शेप्ड कार्टिलेज है। एक्चुअली इसको सी क्यों किया? भाई खुला रखने के लिए हम इसको पूरा ओ भी बना सकते थे, बट अगर ओ बनाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? अब जैसे ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंड बड़ोदेव जो है बड़ा बड़ा गूड़ा खाएगा, तो व्हाट विल हैपन? तो अब पीछे तो हिल नहीं सकता, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है। ओके, तो चोकिंग नहीं हो जाएगा? यस सर। तो इसीलिए अब हाउ टू अवॉइड इट? तो
जो फूड तुम खाए हो वो ऐसे ग्लॉटिस के अंदर भी आ जाएगा। क्यों? आपने बहुत बड़ा बॉल खा लिया है। तो अगर हम इसको पूरा वो कर देते, क्या ये रिलैक्सेशन होता? नो सर। दैट इज द केस। इसलिए कभी कभी अगर आप बहुत बड़ा चीज निगल लिए हो तो क्या होता है, कभी कभी सांस लेने में भी दिक्कत आता है। अंडरस्टूड? बिकॉज यस सर। you are close making the passage smaller. तो इसलिए now why God did not give a O shaped cartilage? बताइए। So that in case we swallow bigger food bowl, it will allow the entry. नहीं तो अटक जाएगा ना, यहाँ वो नीचे जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए उसको अलाउ करने के लिए यहाँ एक इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है एंड आपका मेम्ब्रेन। फाइन। यस सर। चलिए, अगर बिल्कुल ही कार्टिलेज नहीं होता तो क्या होता? आपका वो ओपनिंग क्लोज होता है। जैसे बलून है, बलून का ओपनिंग खुला हो तो हवा मारना आसान है, ना बंद होने से हवा मारना आसान है? बोलो। जैसे हॉट एयर बलून ले लो, आप हॉट एयर बैलून को 0 से फुला रहे हो, वो मुश्किल है, ना फूला हुआ से फुला रहे हो, वो मुश्किल है। कभी आपने ये जो कभी आपने दिवाली में आकाश दीप जलाया है? वो जो हॉट एयर बलून ऊपर जाता है, तो वो क्या है, अगर थोड़ा हवा होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा तो वो जल जाता है। यस सर। तो वैसा ही हाल होगा। तो समझ में आया? तो इसीलिए आपका वो जो हॉट एयर बलून है, उसको अगर आप 0 से फुलाओगे तो उसको उठा उठा के रखना पड़ता है ताकि वो जला ना जाए। बट एक बार फूल गया फिर तो खुला है ना ओपनिंग, अपने आप हवा ऊपर जाएगा। बिकॉज हॉट एयर विल गो अप ऑलवेज एंड इट विल रिप्लेस द कोल्ड एयर। तो इसलिए फूला हुआ बलून को फुलाना आसान है, बट बंद हुआ बलून को फुलाना मुश्किल है। इट इज अंडरस्टूड? यस सर। चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। ठीक है, तो इसीलिए ये जो चीज है इसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उसका कंसेप्ट है। नाउ इन केस ऑफ आपका जो एपिग्लॉटिस एंड ऑल हम लोग ने डिस्कस कर दिया। सो जो लंग्स है या जो हमारा जो बकल कैविटी जो है या जो आपका लैरिंजियल कैविटी है, उसको हमने कैसे लाइन किया है? नॉन केराटिनाइज्ड stratified squamous epithelium. Okay, so that is non-keratinized stratified squamous epithelium. Okay, but why it is not keratinized? क्योंकि अंदर हमें उतना ज्यादा स्ट्रेस माने मैकेनिकल स्ट्रेस नहीं है एज कंपेयर टू बाहर, इसीलिए हम लोगों ने उसको रखा हुआ है। एंड अगर उसको केराटिनाइज कर देते तो वो लेयर डेड भी हो जाता ना, तो फिर बहुत सारा काम नहीं हो सकता था। क्लियर? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आवर क्लास फॉर टुडे। ठीक है, तो इसीलिए नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस। आप लोग का एग्जाम कब होने वाला है?